आप सबको नमस्कार। और मेरे ख्याल से जो कुलपति साहब हैं, राजेंद्र खीमानी साहब, सुरेंद्र पाठक जी, प्रेमानंद मिश्र जी और डॉक्टर हरि देसाई साहब, जिनका वक्तव्य अभी हुआ, और उनके साथ साथ जो स्टूडेंट्स ने अपनी बातें रखी हैं, खुशबू है, अक्षय आचार्य है, विमल हैं, इन सब लोगों ने, और बातें तो मुझे लग रहा है कि करीब करीब सब आ ही गई हैं। और आपके एकेडमिक उसमें जितना मैक्सिमम अटेंशन स्पैन होता है 56 मिनट 50 मिनट वो हो भी चुका है। अब इसके बाद जो है कितना अटेंशन हम लोग एक दूसरे पे कर सकेंगे, वो भी है। और जो अभी कई बच्चों ने या आप लोगों ने बातें कही कि सोशल मीडिया के जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, शायद मैं भी उनका एक जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि लखनऊ में और पत्रकारिता में होने के कारण आजकल क्या होता है कि सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल उठा के देखते हैं कि भाई क्या आया है व्हाट्सएप में, क्या है फेसबुक में, कौन वीडियो हमारा कितना चला, कौन सी खबर का कितना लाइक डिसलाइक हुआ है। और रात में भी मैं देखता हूँ कि सब कुछ करने के बाद जब सोने का समय होता है 11 बजे, तो लगता है कि अभी तो इतनी चीज़ें छूट गई हैं पढ़ने के लिए। ट्विटर पे आया हुआ है, फेसबुक पे आया हुआ है, तो दूसरे दिन अगर हम चर्चा में शामिल होंगे कहीं और अगर हमने उनको पढ़ नहीं रखा, जैसे कि पहले कभी आप बिना अखबार पढ़े चले जाए अपने दफ्तर या समाज में तो लगता था कि समथिंग मिसिंग, तो आप उससे तो उसी तरह लगता है कि यार ये सब अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे कल डिस्कोर्स में आप सक्रिय होंगे। लगेगा कि तो बुद्धू हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं। अब उस चक्कर में क्या होता है कि रात 1 बज जाता है, कहीं कभी 1:30 बज जाता है, कभी कभी 2 भी बज जाता है, और उसके बाद भी मोबाइल बगल में रख के जब सोते हैं तो दिमाग में कोई चीज़ आती है कि यार इसको अपडेट कर दें, इसे देख लें। तो जाहिर है कि हम लोग जो पत्रकार लोग भी, जबकि जिनकी मुख्य ताकत ही है कि अलर्टनेस, ऑब्जर्व करने की ताकत, ऑब्जर्व करने की क्षमता, ऑब्जर्व करने का, आप कहीं सड़क में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले तो आइडियाज उससे आते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग खुद ही इतना फटीग में रहते हैं, डेटा और इससे स्लीप का भी डिप्राइवेशन है। और मुझे तो सबसे अच्छा सुकून का टाइम मिलता है जितनी देर मैं बाथरूम में रहता हूँ, और तभी नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि उस समय न टीवी का मेरे ऊपर प्रेशर है, ना अखबार का, और ना ही सोशल मीडिया का। तो ये है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसका जो डिसएडवांटेज है या जो भी बातें हैं, प्राइवेसी है प्रॉब्लम या अंतर्मुखी होना है, ये एक छोटा प्रॉब्लम इशू है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी विवेक है, अभी शायद हमारे अंदर इसका एक एहसास है कि भाई हमको कितना कंज्यूम करना, नहीं करना, या वो जो चीज़ आ रही है उसको हम एकदम गॉस्पेल ट्रूथ जिसे कहते हैं उसकी तरह हम नहीं लेते हैं। एक जर्नलिस्ट होने का एक फ़ायदा ये भी है कि हर चीज़ को हम लोग सशंकित नज़र से देखते हैं, और उसको क्रॉस चेक करने की, वेरीफाई करने की एक इनबिल्ट हमारे ब्रेन में एक मैकेनिज्म सा सिस्टम हो गया है। लेकिन और आप सोचिए कि जितने लोग आप ईंट भट्ठे पे कोई काम करने वाला है, कोई खेत में काम करने वाला, कोई मजदूर, आप देखिए कि दिन भर लोग लिए फेसबुक और ट्विटर तो खैर नहीं, यूट्यूब, इन सब में या व्हाट्सएप में जो है वो लगे रहते हैं। तो ये तो इसका एक छोटा पहलू हो गया। मुझे लगता है कि देखिए, ये टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, और कोई भी टेक्नोलॉजी हो या ना हो, ये जो इंसान में जो है हम लोगों को एक क्यूरियासिटी या कनेक्ट करने की, जानने की, अपने आसपास के माहौल के बारे में, अपने आसपास के अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में, खतरों के बारे में एक बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी ह्यूमन। और उसको, उसकी वजह से जो भी टूल्स जिस समय भी होते हैं उनको जानने की भी है और जनाने की भी है। मैं जैसे यहाँ सोनभद्र गया था, मैं एक बार कवर करने के लिए, सोनभद्र इलाका है,
तो जैसे अजंता अलोरा में लोग हैं, भित्ति चित्र हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ भी पहाड़ी इलाका है ठहरी, उसमें गुफाएं हैं और गुफाओं में उन लोगों ने तमाम चित्र उकेर रखे थे, तमाम तरह की बातें लिखी थी जिनको शायद अभी हम पढ़ भी नहीं सकते। तो उसका मकसद भी यही था कि जो हमारे अंदर है वो भी हम जनाना चाहते हैं दूसरे को। तो ये टू वे जो है, तो वो हमेशा से रहा है। जब मुझे लगता है छापा खाना नहीं था तब भी, जब भाषा लिपि नहीं थी तब भी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है और सबसे बड़ा रिसीवर है। और वो आप देखिए कई बार तो मुझे टेलीपैथी होती है, मुझे किसी का मैं सोचता हूँ किसी के बारे में, उसका फ़ोन आ जाता है तुरंत, या कोई होता है, तो कहीं न कहीं से अब उसको कितना किसने डेवलप किया है। आप देखिए हमारे यहाँ जो पतंजलि योग सूत्र में बहुत सारे ये है कि आपको कुछ तमाम तरह के टेक्निक्स हैं कि आप विकसित कर सकते हैं आप अपने ही ब्रेन को, दिमाग को, डेटा रिसीव करने के लिए भी और डेटा भेजने के लिए भी। लेकिन वो तो खैर सबकी बात नहीं। मैं संक्षेप में एक चीज़ ये भी तो, इसलिए कि टूल्स और टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। आप कल्पना कीजिए कि भाई इमरजेंसी में कौन सा सोशल मीडिया रहा होगा जब पूरा सेंसरशिप लगी थी, कोई इंटरनेट नहीं था, फ़ोन पे भी बात करने से लोग डरते थे, चिट्ठियां भी सेंसर होती थी, तो लेकिन खबरें एक दूसरे जगह पहुंचती थी। मतलब ये यहाँ तक कि एक साथ पूरे देश में लोगों को पता चल जाता था कि साहब, या एक सूचना पहुंच जाती थी गलत या सही, या जैसे आज फेक न्यूज़ है उसी समय कि साहब स्कूल में बच्चों का स्टरलाइजेशन हो रहा है, कम्युनिकेट हो जाता था। या गणेश जी को दूध भी पिया गया, या राम मंदिर बाबरी मस्जिद आंदोलन था, तो आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें। तो उसकी वजह क्या है? तो मैंने ये एनालाइज किया कि भाई हर इंसान एक चलता फिरता ब्रॉडकास्ट टावर है, जो सिग्नल एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। जो तो हमारे जो हाट बाजार हैं, हमारी जो लाइब्रेरीज हैं, हमारी जो कॉफ़ी शॉप है, हमारी जो पान की दुकान है, हमारी जो चाय की दुकान है, तो ये सब भी एक ज़माने में ये सोशल मीडिया का काम करते थे। लेकिन उस सोशल मीडिया की ब्यूटी ये थी कि उसमें ह्यूमन कनेक्ट था, उसमें गर्मी थी, उसमें हम जान सकते थे कि कौन हमको क्या चीज़ बता रहा है, कम से कम जो हमारे आ रहा है। आज जो इंटरनेट की और आभासी दुनिया में, इसमें इतना हमें पता नहीं है कि कौन किसकी आईडी सही है या किसकी नहीं है। आज देख लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस देश में कितने हजार लोग एम्प्लॉय कर रखे हैं, और जिनके पास एक एक आदमी के पास 10-10, 20-20 सिम कार्ड हैं, और उनके दर्जनों उनकी फेक आइडेंटिटीज हैं, और जिनके जरिए बहुत सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं। तो ये जो है आभासी दुनिया का जो मामला है, खतरा, तो ये तो इसका एक पहलू है। दूसरा, मैं उस बात से सहमत हूं कि इसने हमें ताकत दी है, आम नागरिक को ताकत दी है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया के बहुत सारे सभ्य देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जहां डेमोक्रेसी है किसी न किसी तरह से, वहाँ राइट टू फ्रीडम तो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उसमें इम्प्लाइड है कि राइट टू नो या राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के टूल्स नहीं थे हमारे पास, आम आदमी के पास। जो टूल्स थे उनमें मोनोपोली थी अखबार के या टेलीविज़न के एडिटर होते थे। जैसे हरि देसाई साहब बहुत दिनों तक एडिटर थे, तो गेट कीपर होते थे कि भाई क्या चीज़ आएगी क्या जाएगी। ऐसा नहीं है कि गार्बेज इन आया और गार्बेज इन आउट होता चला जा रहा है। तो वो अब सोशल मीडिया में कोई एडिटर नाम की चीज़ कोई है नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई है। तो कौन है वो? अगर है भी तो गवर्नमेंट है जो फिल्टर कर रही है चीज़ों को। अगर है भी तो कौन है? ये ट्विटर और फेसबुक, इनके जो अफसरान हैं वो है। उनमें जो एडिटोरियल जो विजन, आई डोंट थिंक ये, क्योंकि एक एडिटर का एक विजन होता था कि भाई सोसाइटी के लिए गुड, लार्जर गुड के लिए हमारी जो हम इस्तेमाल करते थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो वो नहीं है। लार्जर गुड पर्पस नहीं है, उसका पर्पस कुछ और है, जिसमें मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। दूसरी बात ये है कि भाई जो खतरे की बात यह है कि हमारे यहाँ मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना,
ये था। मुन्ने मुन्ने भतिर भिन्ना, यानी हर किसी का अपना सोचने का तरीका है, हर इंडिविजुअल का तरीका है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा खतरा है सोशल मीडिया का, क्योंकि सवाल यह है कि ये बात नहीं है कि सोशल मीडिया अपने आप में क्या है, उसकी उस पर एकाधिकार किसका है। अखबार में क्या प्रॉब्लम, अभी हमारे पहले के हमारे विद्वान वक्ता कह रहे थे कि भाई अखबार जो है या टीवी चैनल है उनमें मोनोपोली हो गई है, क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा। तो ये बात तो मुझे लगता है कि ये हमारे सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें पता नहीं है कि वो क्या, और एक बैठे हुए दूसरे जो सबसे मुझे लगता है खतरनाक चीज हो रही है कि ये जो इंटरनेट का, देखिए या तो हम गांधी जी का सिद्धांत मान लेते हैं, महात्मा गांधी जी का, कि भाई ट्रस्टीशिप होती है समाज की ओर से, इसको कोई ट्रस्टी की तरह, उसको ट्रस्टीशिप की तरह इस्तेमाल होता कि भाई ये समाज की संपत्ति है, समाज की चीज है, समाज के गुड के लिए होगा। लेकिन उल्टा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, दो चीजों के हो रहा है, या तो पूंजी जो वाली ताकतें हैं, कैपिटलिस्ट जिनके पास पैसा है, या ये जो इनकी कंपनियां हैं, और या जो स्टेट, ये कंट्रोल कर रही हैं इनको। तो जो अगर ये इनका जो मालिकाना है या इनका संचालन का अगर भी आप आम आदमी के पास होता, हमारे पास होता, मुझे लगता है तो आज जो बहुत सारी चिंताएं हमें नहीं हैं, वो मुझे नहीं लगता। तो ये जो चंद हाथों में इसके नियंत्रण है और मोनोपोली है, और कब सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक आर्डर निकाल देगा कि साहब आपके इलाके में, अब आप देखिए, आप ये सोचिए कि अगर यूक्रेन की सरकार ने वहां के इंटरनेट बंद कर दिया होता, और जैसे हम कश्मीर में हमने कितने महीनों तक हमने बंद रखा, कश्मीर में क्या हो रहा पता नहीं चलता। तो ये तो भलमनसाहत आप कह लीजिए कि भाई यूक्रेन से, बल्कि कल हम लोग यूट्यूब पे खबरों का एक डिस्कशन कर रहे थे, तो वो कनेक्टिविटी की एक बात एक छात्र ने कही कि भाई कनेक्टिविटी हमारे यहाँ नहीं है, वो भी एक बड़ा डिजिटल डिवाइड है कहाँ नहीं है, कौन अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं अफोर्ड कर सकता। क्योंकि ये भी एक आटा और डेटा की भी बात है कि जहाँ लोगों के पास, जिस देश में 80 करोड़ लोगों के पास आटा नहीं है, वो सरकार पे निर्भर कर रहे हैं, तो वो कहाँ से ले आएंगे डेटा। और वो शायद आदत डालने के लिए फ्री डेटा, जैसे किसी जमाने में अंग्रेजों के टाइम पे चाय पिलाई गई थी फ्री, और उसके बाद फिर वो अब चाय उसी तरह, हाँ, कुछ दिनों के लिए ये फ्री डेटा दिया गया। और अब मैं कुछ कहूँगा तो नहीं, लेकिन है कि हमारे कुछ लोग हैं जो हर चीज़ को बिजनेस करना जानते हैं, और शायद आप लोग वहाँ बहुत करीब से देखते भी होंगे कि भाई कैसे उनके अंदर क्या कौशल है, कि कैसे वो कहाँ से कहाँ बिजनेस कैसे जनरेट होता है और हो जाते हैं मोनोपोली। खैर वो एक अलग इशू है, सब लोग समझ रहे होंगे। तो अब ये प्रॉब्लम ये आ गई है कि इसको कैसे हैंडल करें, कि जो सारा सोशल मीडिया है, कहने को तो वो फ्री है, लेकिन उस पर एक तो कंट्रोल किसका है, दूसरे क्या है कि उससे भी बड़ी चीज है कि जो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है, हम बर्थडे मना रहे हैं, हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम दुखी हैं, हम दोस्तों के साथ कुछ कर रहे हैं, हम हर चीज फेसबुक पे डाल रहे हैं, हम हर चीज व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, हम हर चीज, तो वो क्या है कि वो जो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है, वो जो है उसको भी एक रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही है आजकल कंपनियां। डेटा है आजकल दुनिया में सबसे बड़ी, मैं समझता हूं कि कमोडिटी है जिसका बिजनेस हो रहा है। और वो डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट हो, डेटा कैसे स्टोर हो, और उसके बीच आप देखिए चुनाव का भी, आप देखिए अभी थोड़े दिन पहले कोरोना भी कब आएगा कब नहीं आएगा ये डॉक्टर नहीं बता रहे थे, ये जो कानपुर IIT में जो डेटा समझने वाले लोग हैं, स्टेटिस्टिक्स वाले बता रहे हैं। तो वो जो उसकी डेटा की पावर है, तो वो जो कलेक्शन है उसमें फिर उसका जो कमर्शियल यूज है, क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, कैसा आपका टेस्ट है, किस तरह का आप खान पान पसंद करते हैं, किस तरह का आप कपड़ा पसंद करते हैं, किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं,
ये सारा हमारा जो आपका जो हम समझते हैं कि हम शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या वो पे, वो बेसिकली वो एक बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए आपको अलाउ किया जा रहा है कि जैसे एक वो देख रहे हैं बैठ के कैलिफोर्निया में या कहीं कि भाई ये इनका बिहेवियर कैसा है, तो वो और वो सारा उसको किस सिचुएशन में क्या बिहेवियर है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और फिर वो हमारे माइंड को वहीं बैठ करके एक प्रोग्रामिंग होती है कि कैसे उसको हैक करना है, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटे मोटे खतरों की बात जो हम लोग कर रहे थे, उससे बड़ा खतरा ये है कि ये धीरे धीरे ये और इसमें काफ़ी मेरे ख्याल से बातें हो रही हैं देश में कि ये जो इसको बल्कि किताबें भी आई हैं, कहा गया है द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म। तो अब स्टेट के हाथ में नहीं दे, देखिए सुपर स्टेट पैदा हो गई हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो डेटा सोशल मीडिया है, ये अब स्टेट के भी किसी कंट्रोल में नहीं है। इन पे किसी एक देश का कानून नहीं है, इन पे किसी एक देश की पार्लियामेंट का कानून नहीं है, इन पे किसी एक देश की जुडिशरी का कानून नहीं है। ये मतलब एक बहुत बड़ी हो गई हैं और उनको इतनी ताकत हो गई है ट्विटर जैसी कंपनियों को कि वो किसी राष्ट्राध्यक्ष का भी, चाहे अमेरिका का हो और चाहे कहीं का भी, कि उसके हैंडल को बंद भी कर सकते हैं और खोल सकते हैं। तो अब आप देखिए, तो ये जो सुपर पावर आज हमारे पास साथ क्रिएट हो गई हैं, हो रही हैं, मोनोपोली जिनकी हो रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। तो और ये जो सारी कंपनियां हैं वो हमारी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी पसंद नापसंद हो रही हैं, और दूसरे हम इतना हमारे माइंड को, हमारी एनर्जी को, हमारे रिसोर्सेज को इतना कंज्यूम कर लेते हैं कि जैसा कि आपकी एक स्टूडेंट ने कहा कि पर्सनल जो कनेक्टिविटी खत्म होगी। जैसे मैंने कहा कि भाई पहले बाजार में, हाट में, कॉफी शॉप में, लाइब्रेरी में, अब आप इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, लेकिन लाइब्रेरी में जब आप उसको लेंगे और एक आप इंटरनेट से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों में बड़ा फर्क होगा। तो वो जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है साझा कैसे होगा, उसमें वो इनपुट कहाँ से आएगा? तो मुझे लगता है तो ये जो क्योंकि हमने तो लाइब्रेरी कल्चर खत्म कर दिया, तो ये जो एडिक्शन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये तो बहुत सारे खतरे हैं। मुझे लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, इन पे बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काम भी ये लोग पब्लिक डोमेन में उतना आ नहीं पा रहा है जितना आना। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियां, बहुत सारी उनके जो प्रोडक्ट हैं वो मालूम है कि हार्मफुल हैं, लेकिन उनको मालूम है कि जो दवा उन्होंने बना ली है ये नुकसान करेगी, लेकिन जब तक उसका निकल नहीं आएगा, सारा प्रॉफिट नहीं वसूल लेंगे, तब तक नहीं आएगा। जब वो निकल आएगा, दूसरी बना लेंगे, तब बाजार में वो रिसर्च आएगी कि साहब ये तो नुकसान कर रही थी और अब नहीं ले लीजिए। तो ये मुझे लगता है। और दूसरा वही जो ये दिक्कत तो मैं मानता हूं कि है कि इसमें एक और मुसीबत आ गई कि इसमें हम एक घरौंदों में हर आदमी का एक घरौंदा हो गया है, लाइक और डिसलाइक का। तो आप उसी से, आप जिसको पसंद नहीं करते हैं उसको फौरन आप अनफ्रेंड कर देंगे, आप उसको डिसलाइक कर देंगे। अब आप देखिए, अगर आपने कोई चीज डाली है और आपको किसी ने लाइक किया तो आपको एक नया किक मिलता है। वो किक भी जैसे कोई सिगरेट पीता है, चाय पीता है, शायद वो अफीम की गोली खाता है, वैसे लाइक्स डिसलाइक का भी मुझे लगता है किक मिलता है या डिसएडवांटेज होता है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी, या आप एक कमरे में हैं 3 लोग या एक बेड पे भी 2 लोग हैं, तो वो शायद आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो कहीं और 2 समानांतर कनेक्टेड होते हैं। तो मुझे लगता है जो बात शायद प्रेम जी ने कही थी या हरि भाई जी ने कही थी कि हमारे अंदर एक विवेक कैसे रहे, और वो विवेक जब 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का, 15 साल का बच्चा है, या यंग जो लोग, और खास करके जो अभी आपने कहा कि जो लाभोन्माद है, कामोन्माद है, तो अगर ये उसके जरिए आपको पोर्नोग्राफी का नशा लग गया, तो आप बताइए फिर वो कौन उसको कंट्रोल करेगा, कौन उसको करेगा? तो मुझे लगता है कि ये हमको समाज में थोड़ा सा इसको
इसमें इसका इसका कहीं ना कहीं इसका सोशल कंट्रोल होना चाहिए। सोशल मीडिया पर सोशल कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया उन लोगों के हाथ में है जो बिग मोनोपोली है और जिनका एम है मुनाफा कमाना, और या जिनका एम है लोगों पर शासन करना, लोगों को मैनिपुलेट करके लोगों का ओपिनियन। जब कहते हैं ना कि आप आजकल तो जमाना यह है कि डिसेंट भी मैनिपुलेट हो रही है और कंसेंट भी मैनिपुलेट हो रही है। और किसी को अगर अच्छा न लगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन को हाईजैक किया गया टू मैन्युफैक्चर डिसेंट अगेंस्ट द देन गवर्नमेंट, है ना। तो उस पूरे में और बाकायदे उसका ठेका था अमेरिकन एक पीआर कंपनी को कि कैसे, और आप देखिए कैसे इतने सारे एक टाइम पे वो एक जैसी टोपी पहन के एक जैसे, और सारे एनजीओ एक प्लेटफॉर्म पे आ गए जो कहीं से फंडिंग जिनको मिलती थी। तो ये है। आप अरब स्प्रिंग का आप देख लीजिए कि क्या उसका परिणाम हुआ। एक समय लगता था कि जैसे बहुत बड़ी, लेकिन आप देखिए कि इन सब का जो इस्तेमाल सोशल गुड के लिए नहीं हो रहा है। एक सरकार को सत्ता बदल के लिए हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो कंसंट्रेशन है डेटा का जो इस समय हो रहा है, जो कंसंट्रेशन है इंफॉर्मेशन का जो हो रहा है, जो नॉलेज का, और ये जो सर्वेलेंस पावर, जो बिग डेटा, आजकल बिग डेटा पे मैं जानता हूं, मेरे एक मित्र है उनका बेटा काम कर रहा है बिग डेटा पे। तो इतना डेटा जो हम लोग समझते हैं कि ये गार्बेज है, वो हर तरह का डेटा वो इकट्ठा करके और फिर उसको, आजकल डेटा एनालिस्ट के जो है वो सबसे बड़ी, मुझे लगता है इतनी डिमांड हो गई सब जगह। तो ये जो खतरा है कि जब बिग मोनोपोलीज के हाथ में इसका वो है, तो फिर इसीलिए इतना बड़ा फेक नैरेटिव खड़ा हो जाते हैं पूरे देश और दुनिया में, और कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो बेकार है। फेक आइडेंटिटी है, फेक वो है, मैनिपुलेशन है। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेट की ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है, कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब अमेरिका का चुनाव हुआ था तो रूस में बैठ करके एक वेबसाइट्स बनाई गई और उनके से जो न्यूज़ के लिंक अमेरिका भेजे गए और फिर उनको सोशल मीडिया से किस तरह से प्रचारित किया गया। तो आज जो है किसी स्टेट की सॉवरेंटी पे भी, मतलब, या वहाँ के चुनाव या इन सब पे भी उसका असर डाला जा सकता है। तो मुझे तो लगता है कि बाकी चीज़ें तो उसमें गौण है लेकिन इस खतरे की तरफ मुझे लगता है कि एक जो बड़ा खतरा है कि जो हमारी ह्यूमन रेस है, हमारा माइंड है, उसको पूरा एक जो एक स्वतंत्र चिंतन रहा है, जहाँ हमारे यहाँ तो सवाल पूछने की ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बड़ी से बड़ी सत्ता से हम सवाल पूछ सकते हैं। प्रहलाद भी रिवील हो सकता है, नचिकेता भी जाके यमराज से भी लड़ सकता है। और आज हम धीरे धीरे ये हो रहा है कि इस पावर की वजह से हम सवाल पूछने का, मतलब एक तरफा संवाद जो है भी ये कम्युनिकेट हो रहा है कि हम दूसरे को ब्लॉक भी कर सकते हैं, ब्लॉक करने के भी पावर है। तो बाकी तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये जो गठजोड़ है कैपिटलिज्म का और डिजिटल पावर का और स्टेट का, ये मुझे लगता है ये एक खतरा है, उसकी तरफ भी हमें देना चाहिए। और जो एक जिन कुछ लोगों के हाथ में ये ताकत आ गई है कि ठीक है, वो थोड़ा सा हमको एम्पावरमेंट हुआ है, मैं उसको नकारता नहीं, वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल हुआ है। अगर ये ना होता सोशल मीडिया तो आज यूक्रेन में बच्चों को हमारे क्या प्रॉब्लम है हमें पता नहीं चलता। आज कोरोना पीरियड में जो लोगों की तमाम इतनी परेशानियां हुई हर तरह से हमें पता नहीं चलती। लेकिन वो भी ये कहिए ना कि हम मेहरबानी थी कि भाई उन्होंने उस समय इंटरनेट हमारा बंद नहीं किया, कर देते तो हम नहीं कर पाते। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भाई एक तो ये है कि इसकी उपलब्धता कैसे सबको हो, क्योंकि ये मतलब बड़ा ये है कि जो समाज की चीज़ें हैं, पानी है, हवा है, उसी तरह डेटा क्या है इंटरनेट, जो ये आज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है स्पेक्ट्रम। आप देखिए कब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि रेडियो जो फ्रीक्वेंसी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन नहीं हो रही, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही। तो कैसे एक तो ये सबको जुडिशियल ढंग से उपलब्ध हो। आज बहुत सारा काम जो है, जो बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं,
अब आप देखिए जो हमारे रूरल एरियाज में जिनके पास ये इसकी सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, तो वो तमाम नौकरियों में अप्लाई नहीं कर सकते, उनको तमाम नॉलेज ही नहीं पता चलती। तो एक डिजिटल डिवाइड है एक बड़ा इशू। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास ये जो सोशल मीडिया की ताकत नहीं है, वो नहीं खरीद सकते डेटा। तो लेकिन तो इस मुझे लगता है कि आज सोसाइटी को ये सोचना है कि हम इसको कैसे, ये जो एक कहीं ये भस्मासुर ना बन जाए। और देखिए हमारे यहाँ मैथोलॉजी में है, लेकिन जब भस्मासुर बना तो उनके पास एक कहते हैं ना कि एक उन्हीं को नष्ट करने की जा रहा था, तो उनके पास तांडव नृत्य आता था। तो खैर तांडव नृत्य नहीं जाता, लेकिन आज हमारे पास समाज को ये सोचना होगा कि कैसे जो बिजनेस और पावर और बिजनेस गेम के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया का, उससे हम कैसे सोसाइटी को और ह्यूमन रेस को कैसे हम डिफेंड कर सकें। और आज बड़ी बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और आदमी को बुद्धू बनाने की बात हो रही है कि आदमी की जरूरत नहीं। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप घर बैठिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मिनिमम सपोर्ट जो है आपका जिंदा रहने भर का आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा, और बाकी आपको सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो बिग मोनोपोलीज हैं वो सब काम चलाएंगे, और वही सरकार भी चला रही है, और उन दोनों के ऊपर ये आके बैठ गई हैं। और इनको एक जगह से कंट्रोल करने की जो क्षमता, असीमित क्षमता हो गई है हमारे, चाहे वो गूगल हो और चाहे जितनी और भी बड़ी कंपनियां हो। तो मुझे लगता है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम नए भस्मासुर क्रिएट करना डिजायरेबल है, और है तो क्या हम उनको कंट्रोल करने की कहीं हमारे पास समाज में पावर है कि नहीं। और हमें जो आर्टिफिशियल जो रोबोट और इंटेलिजेंट रोबोट से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास स्मार्ट और इंटेलिजेंट जो है वो व्यक्ति हो। और ईश्वर ने हमें इतना अच्छा दिमाग या ब्रेन दिया हुआ है कि जिसके पास सबसे बड़ा जो है वो ट्रांसमीटर भी है, ब्रॉडकास्टर भी है और रिसीवर भी है, एंटीना। वो कमज़ोर ना हो, हमारी ये चिंता है कि वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बाकी जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल हैं वो बिल्कुल अच्छे भी हैं, और उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम ये है, लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई बिग बॉस जो है वो एक जगह बैठ के आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को की मार्केट और पॉलिटिकल पावर को कहीं कंट्रोल न करे।